12 जून 1962 एक जेल के अंदर एक जेलर सभी कैदियों को सुबह सुबह उठाए जा रहा था कि तभी वो बी ब्लॉक के अंदर जाता है। वहां जाने के बाद उसने पहले नंबर वाली जो जेल थी उसके अंदर जो कैदी था उसको उठाने से पहले ही वो कैदी उठा हुआ था। उसके बाद वो जैसे ही दूसरी जेल के पास जाता है, दूसरी सेल को जब उसने देखा उसके अंदर आदमी लेटा हुआ था और उसको वो उठाने की कोशिश करता है। उसने एक दो बार उसको आवाज दी लेकिन वो आदमी नहीं उठता, जिसके बाद जेलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद जेलर ने जैसे ही उस सेल के अंदर हाथ डालकर उस कैदी के थप्पड़ मारा, उसकी गर्दन नीचे गिर गई। ये देखकर जेलर की चीखें निकल गई और वो एकदम से डर गया कि ये सब क्या हो गया। उस जेलर को ये नहीं पता था जो कांड ये आज हुआ है, इस कांड की साजिश कई साल पहले रची जा चुकी थी। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 1934 में अमेरिका के अंदर एक जेल बनाई जाती है जिसका नाम एल्काट्रास जेल था, जो कि समुद्र के बीच में बनाई गई थी और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जेल थी। इसके अंदर से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता था। वैसे तो अमेरिका में जितनी भी जेल है वो सभी की सभी जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाली होती है, उनके अंदर से भी कोई नहीं भाग सकता। लेकिन कई बार कैदी ऐसे होते हैं जो उन जेल को ब्रेक कर कर उनको तोड़कर वहां से भाग जाया करते। अब उन कैदियों को पकड़कर इस जेल के अंदर लाया करते जो कि समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी। अगर कोई कैदी इस जेल को तोड़कर भागने की कोशिश करता, अगर वो इस जेल से तो बाहर निकल जाया करता, फिर उसको ये जो समुद्र था इसका ठंडा पानी 20 मिनट के अंदर ही मार देता। फिर 20 जनवरी 1960 को एक फ्रैंक मॉरिस नाम का बंदा इस जेल के अंदर आता है। इस आदमी ने पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और उसके बाद ये एक जेल में डाला गया था और उस जेल को तोड़कर ये भाग गया था, जिसके बाद इसको दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद इसे अब इस जेल के अंदर लाया गया था ताकि ये इस जेल को तोड़कर भाग ना सके। और जब ये मॉरिस जेल के अंदर आया तब इसने सोचा कि जो वहां के कैदी थे उनको देखकर ये सोचने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जेल के अंदर आकर। यहां पर 2-3 दिन ये सही से रहा, जिसके बाद ये जेल के माहौल में घुल मिल गया। और ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक एलन वेस्ट नाम के आदमी से। मॉरिस एलन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये पहले भी एक जेल के अंदर एक दूसरे से मिल चुके थे। अब ये दोनों यहां पर ऐसे ही घुल मिल गए थे, ये यहां पर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद वहां पर एक कैदी और आता है जिसका नाम जॉन एंगलन था और वो भी ऐसे ही किसी जेल को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया और इस जेल के अंदर डाल दिया गया। इस जेल में जब जॉन आया उसने वहां पर उन दोनों को देखा, मतलब कि मॉरिस और एलन को देखा। वो उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से पहले से मिल चुके थे, ये तीनों एक दूसरे को जाना करते। अब ये तीनों यहीं पर इकट्ठा रहने लगे थे। और फिर ऐसे ही 2-3 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन जो जॉन था वो मैश के अंदर जाकर खाना खा रहा था, तभी उसकी सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं जॉन का ही भाई क्लेरेंस था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसको गले लगाता है। इसके बाद ये चारों इकट्ठा इस जेल के अंदर रहने लगते हैं। अब ये चारों एक जेल के अंदर इकट्ठा तो हो गए थे लेकिन इनके ब्लॉक अलग अलग थे, मतलब कि जो एंगलन ब्रदर्स थे और जो एलन था ये तीनों तो एक बी ब्लॉक के अंदर रहा करते और जो मॉरिस था उसका ब्लॉक अलग था। अब ये तीनों तो इकट्ठे थे और जो मॉरिस था वो अलग रहा करता। इसलिए जो फ्रैंक था वो अथॉरिटी को एक लेटर भेजता और उनसे कहता है कि मेरा भी ब्लॉक बी कर दिया जाए, जिसके बाद अथॉरिटी इस बात को स्वीकार कर लेती है और उसका भी ब्लॉक बी कर देती है। अब ये चारों एक ही ब्लॉक में आ गए थे, इनकी सेल तो अलग अलग थी लेकिन ये चारों एक ब्लॉक के अंदर इकट्ठा हो गए थे। अब ये चारों अपनी अपनी सेल के अंदर से ही आपस में बात किया करते। और वैसे तो ये जेल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन थे। और यहाँ पर अगर किसी कैदी की हॉबी है किसी काम को करने की, मतलब कि कोई पेंटिंग करना चाहे तो वहां पर पेंटिंग कर सकता था, किसी का म्यूजिक या गाना बजाने में कोई इंटरेस्ट है तो वो वहां पर ये काम भी कर सकता था। और साथ में उन्हें वहां पर जॉब भी दी जाया करती, वो वहां पर जॉब भी किया करते। और जो फ्रैंक मॉरिस था उसे बहुत ही ज्यादा शौक था म्यूजिक बजाने का। जब शाम को 1 घंटे की म्यूजिक की क्लास हुआ करती वो उसमें जाकर एक अजीब सा वहां पर इंस्ट्रूमेंट बजाया करता। और साथ में ही फ्रैंक को एक लाइब्रेरी के अंदर जॉब मिली थी, वो लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें हुआ करती उनको साफ सफाई उनकी किया करता और साथ में ही जो लाइब्रेरी के और काम हुआ करते वो भी वही किया करता। और इसके बाद जो एलन था उसका काम था मतलब कि उस सेल के अंदर पेंट का काम करना और साथ में ही बी ब्लॉक की साफ सफाई। और इसके बाद जो क्लेरेंस था उसका काम था
बाद जितने भी सेल के अंदर कैदी है उन सब की वो कटिंग किया करता। उसका काम उनके बाल वगैरह काटने का था। और जो जॉन था वो सारे ही काम कर लिया करता, उसको जो भी काम करने के लिए दिया करते वो वही काम कर दिया करता। और फिर एक दिन की बात है कि एलन वेस्ट अपने बी ब्लॉक के ऊपर छत पर सफाई कर रहा था और नीचे फ्रैंक मॉरिस खड़ा था और ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी गिर रही थी। जिसके बाद वो एलन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक से सफाई करो, नीचे मिट्टी आ रही है। लेकिन एलन ने कहा कि मैं अगर यहाँ पर सफाई करूंगा तो मिट्टी तो नीचे जाएगी ही। जिसके बाद फ्रैंक ऑफिसर के पास जाता है और उनसे जाकर एलन की शिकायत लगा देता है और उनसे कहता है कि जब सफाई करता ऊपर से मिट्टी नीचे आती है। जिसके बाद ऑफिसर एलन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। जिसके बाद एलन ने बताया कि यहाँ पर आप एक पर्दा लगवा दीजिए जिसके बाद मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। अब ऑफिसर भी उसकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने वहां पर एक पर्दा लगवा दिया। जिसके बाद अब वो अपना काम अच्छे से किया करता और फिर सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था। फिर तारीख आ जाती है 12 जून 1962। सुबह का टाइम था और वहां पर अलार्म बजता है जिससे जो कैदी सोए हुए हैं वो सारे के सारे उठ जाए। अब वहां पर एक जेलर आता है जो देखने के लिए कि अगर कोई कैदी नहीं उठा तो वो उसे उठा देगा। और ऐसे ही वो जेलर बी ब्लॉक की पहली सेल के अंदर आता है जहां पर वो कैदी उठा हुआ था। उसके अंदर एलन था जो कि पहले ही जाग चुका था। इसके बाद वो दूसरी सेल के पास जाता है जहां पर वो सेल के अंदर जो कैदी था यानी कि मॉरिस वो वहां पर सो रहा था। जिसके बाद वो उसे उठाता है, वो उठता नहीं है। वो 2-3 बार उसे आवाज देता है लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। जिसके बाद जेलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेल के अंदर वो उसको थप्पड़ मारता है। जिसके बाद उसका सर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसके बाद ही वहां पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। इमरजेंसी अलार्म बजते ही वहां पर जितने भी जो पुलिस वाले थे वो भागकर उस सेल की तरफ आ जाते हैं। और जब वो सारे के सारे पुलिस वाले वहां पर आ गए उन्होंने देखा कि ये सर नीचे कैसे गिरा हुआ है। जिसके बाद वो सेल को खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो ये सर है ये नीचे इसलिए गिरा हुआ क्योंकि ये सर नकली था। लेकिन इसके बाद जो पुलिस वाले थे वो बेडशीट को हटाकर देखते हैं लेकिन वहां पर मॉरिस नहीं था, वो वहां से भाग चुका था। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि जो आज तक इस जेल के अंदर नहीं हुआ है शायद वो आज हो चुका है। इसके बाद वो अगली सेल में जाते हैं, वहां पर भी ऐसे ही एक नकली सर था और वहां पर भी कोई कैदी नहीं था। जिसके बाद वो अगली सेल में जाते हैं, उस सेल के अंदर भी कोई कैदी नहीं था। मतलब कि जॉन मॉरिस और एग्नेल ब्रदर्स अब ये तीनों यहां से भाग चुके थे। जिसके बाद पूरे बी ब्लॉक की चेकिंग हुई और वो पुलिस वाले थे उन्होंने वहां पर देखा कि इन तीनों सेल के अंदर एक चीज कॉमन है। मतलब कि जो उनके पीछे एक खिड़की बनी हुई थी, छोटी सी विंडो, वो टूटी हुई थी। उसके अंदर से पूरा आदमी बाहर निकल सकता था। वो पीछे कॉरिडोर में खुलती थी और उस कॉरिडोर में बहुत सारी पाइपें लगी हुई थी जहां से पानी का सप्लाई उसके अंदर आया करता। जिसके बाद वो पुलिस वाले पूरी की पूरी बी ब्लॉक की चेकिंग करते हैं और सभी सेल को एक एक करके वो चेक कर रहे थे। और तभी वो एलन वेस्ट की सेल के अंदर जाते हैं और उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर भी एक ऐसे ही कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, उसकी भी वो जो विंडो थी वो भी टूटी हुई है लेकिन एलन यहीं पर था। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं और वो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुमने जेल से भागने की कोशिश की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो, हमें तुम अगर ये बता देते हो कि वो लोग कैसे भागे हैं तो हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। जिसके बाद एलन भी यही सोचता है कि वो पकड़ा जा चुका है, अब कोई भी फायदा नहीं है सच छुपाने से। जिसके बाद वो उनको बताना शुरू करता है और उसने बताया कि जब 1960 में फ्रैंक मॉरिस इस जेल के अंदर आया था उसने ये ठान लिया था कि वो इस जेल से भाग जाएगा, जो इस जेल में कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएगा। और उसके कुछ टाइम बाद ही एलन से उसी की मुलाकात हुई और जब ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए इसके बाद उसने एलन को भी इस प्लान के बारे में बता दिया। पहले तो एलन ने यह सोचा कि फ्रैंक मजाक कर रहा है, इस जेल से भागना मुमकिन नहीं है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि पूरी जिंदगी वो इस जेल के अंदर कैसे काटेगा। इसके बाद वो फ्रैंक के साथ जाकर मिल जाता है। अब ये दोनों इस जेल के अंदर भागने का प्लान कर रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात एग्नेल ब्रदर्स से होती है और ये चारों अब इस प्लान का हिस्सा बन चुके थे और फिर ये तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस जेल से कैसे बाहर भागा जाए। और आपको पता ही है कि एलन को साफ सफाई की जो मिली हुई थी और एक दिन जब वो कॉरिडोर में सफाई कर रहा था तब उसकी नजर ऊपर की साइड गई। अब उसने देखा कि ऊपर एक वेंटिलेशन होल है जिसके ऊपर सीमेंट नहीं लगाई गई है, मतलब कि वो बंद नहीं है। अगर उसको कोई ऊपर से जाकर खोल दे तो उसके ऊपर जाया जा सकता है। अब ये चारों इस चीज का प्लान बनाते हैं कि ये यहाँ से कैसे भागेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो ये वेंटिलेशन होल था ये ब्लॉक बी में था और जो मॉरिस था ये अलग ब्लॉक में था। जिसके बाद ये अथॉरिटी के पास जाकर उनसे परमिशन लेता है बी ब्लॉक के अंदर जाने की और वो इसे ब्लॉक बी में जाने की भी परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद ये अभी यहाँ पर आ गया था। अब इनको इस प्लान को आगे कंटिन्यू करना था और अब इन्होंने सोचा कि वेंटिलेशन होल का भी पता चल गया है और वहां पर ये जा भी सकते थे, लेकिन ये दिन के अंदर वहां पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हुआ करती। इसलिए अब इन्होंने प्लान किया कि अब ये रात को वहां पर जाएंगे। अगर ये रात को सेल तोड़कर बाहर निकलेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है वो इन्हें पकड़ लेंगे। तभी इनकी नजर पड़ती है जो इनकी सेल थी इसके पीछे एक कॉरिडोर था
वहां पर बहुत सारे पाइप थे और उन पाइपों के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और वही रास्ता उस वेंटिलेशन होल की तरफ जाया करता। अब इनका सारा प्लान तो तैयार था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये इस सेल को तोड़कर बाहर कैसे निकले। तब इन्होंने सोचा कि ये दीवार तोड़ दे, लेकिन जब ये दीवार तोड़ेंगे तब जो बाहर गार्ड खड़े हैं उनको पता लग जाएगा और इनको पकड़ लिया जाएगा। फिर इन्होंने अपना दोबारा से दिमाग लड़ाया और इन्होंने देखा कि इनकी जो सेल है उसके पीछे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, लेकिन वो खिड़की इतनी बड़ी नहीं है जिसके अंदर से कोई आदमी आराम से बाहर निकल जाए। अब इन चारों ने यह सोच लिया था कि अब जो कुछ भी है इस खिड़की से ही बाहर जाया जाएगा। अब उन्होंने ये सोचा था कि इस खिड़की को वो कैसे ना कैसा करके बड़ा कर लेंगे और इसके लिए वो अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने इस जेल के अंदर चोरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुरानी चम्मच, पुराने चक्कू और पुराने ब्लेड वगैरह ले लिए थे। अब वो रात को टाइम मिलते ही उस खिड़की को कुरेदना शुरू कर दिया करते, मतलब कि उसको बड़ा करने की वो कोशिश वहां पर करने लग गए थे। वैसे तो ऐसा करने में उन्हें काफी टाइम लगता, इसलिए उन्होंने वहां पर एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर को चोरी कर लिया और उस मोटर से उन्होंने एक ड्रिल मशीन बना ली थी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वो ड्रिल मशीन चलती होगी तो उन पुलिस वालों को पता चल जाया करता होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जब शाम को वो 1 घंटे की म्यूजिक क्लास हुआ करती, उस टाइम पर वो ड्रिल चलाकर वहां पर उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश किया करते। अब इन चारों ने वो खिड़की का होल तो बड़ा कर लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो गार्ड वहां से गुजरेगा उस सेल के पास से, तब वो अंदर देखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि सेल के अंदर होल बनाया गया है। जिसके बाद उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर पेंट कर बिल्कुल ऐसी की ऐसी जाली सी बना दी। जिसके बाद वो उस विंडो के ऊपर कुछ सीमेंट लगाकर उसके अंदर उसको चिपका दिया करते, ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। अब इन्होंने इतना बड़ा होल तो बना लिया था कि ये उससे आसानी से निकल जाए, लेकिन बाहर निकलने के बाद और उस वेंटिलेशन होल से भी बाहर निकलने के बाद अब ये जो सबसे बड़ी इनके सामने समस्या थी, मतलब कि उस समुद्र को पार करना, वो ये कैसे करेंगे। इसके लिए भी इनके पास एक प्लान था। अब इन्होंने शुरुआत की अपने प्लान बी की। जो फ्रैंक था वो लाइब्रेरी के अंदर काम किया करता, वहां पर एक दिन उसने जल्दी से काम कर लिया और वो वहां पर किताबें पढ़ने लगा। तब उसने देखा कि जो रेनकोट है उससे भी वहां पर एक बोट बनाई जा सकती है और उस बोट से आप समुद्र को पार कर सकते हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में इस आइडिया ने घर कर लिया। अब वो सारे के सारे रेनकोट से वहां पर बोट बनाने की तैयारी में लग गए थे, लेकिन उनके पास रेनकोट नहीं थे। अब उन्होंने वहां पर रेनकोट की चोरी करना भी शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने 60 से 70 रेनकोट को चुरा लिया था। अब रेनकोट को तो वो वहां पर सेल के अंदर वहां पर बोट नहीं बना सकते थे, इसके लिए तो उन्हें वहां पर वेंटिलेशन होल से ऊपर ही जाना पड़ेगा और वहीं पर वो बोट बनाएंगे। लेकिन ऐसा करने में उन्हें 2-3 हफ्ते लगने वाले थे, इसलिए वो वहां पर भी एक प्लान यूज करते हैं और वो जो एलन था वहां पर साफ सफाई कर रहा था, जिससे मिट्टी नीचे गिर रही थी। जिसके बाद फ्रैंक वहां पर जाकर ऑफिसर से इस बारे में बात करता और वहां पर एक पर्दा लगवा देता है। पर्दा लगाने के बाद अब वहां पर कोई भी नहीं जाता था। रात होने के बाद वो उस होल से निकला करते और वहां पर वो कार्डबोर्ड लगा दिया करते और सीधे ही उस पाइप के सहारे चढ़कर वो वेंटिलेशन होल को खोला करते और ऊपर जाकर वो उस पर्दे के पीछे अपनी बोट बनाने लग जाया करते। अब इन्होंने सोचा कि हम इस सेल से तो बाहर निकल जाएंगे और ऊपर जाकर बोट भी बना लेंगे, लेकिन अगर कोई रात को गार्ड यहाँ पर आ गया और हमें नहीं देखा उसने इस सेल के अंदर, तो यहाँ पर हंगामा हो जाएगा और हमें वो पकड़ लेंगे। इसके लिए भी इन्होंने एक प्लान तैयार कर रखा था। इन्होंने जो वहां पर टिश्यू पेपर थे और जो वहां की मिट्टी वगैरह थी और टूथपेस्ट, इनसे इन्होंने एक एक नकली सर बना लिया था और उनके ऊपर अब इनको नकली बाल लगाने थे। जिसके लिए जो क्लेयर्स था वो नाई का काम किया करता, इसलिए उसने पहले ही बाल इकट्ठा कर रखे थे। अब इन्होंने गम से और टूथपेस्ट से उन नकली सिरों के ऊपर बालों को चेपना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब इनका नकली सर बनकर तैयार हो गया था और उसी सर को वो रात को उस बेड के ऊपर सुलाकर और बाहर निकलकर वो ऊपर चले जाया करते। और अब इनका भागने का पूरा प्लान तैयार था और तारीख आ जाती है 12 जून 1962 और फिर ये रात को 9:30 बजे उन डमी सर को वहां पर अपने बेड पर लगा देते हैं और उस वेंटिलेशन होल से वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं और जो उन्होंने कार्डबोर्ड लगाया था उसको सीमेंट लगाकर वहां पर चिपकाकर वो ऊपर भाग जाते हैं। ये तीन तो वहां पर निकल गए थे, मतलब कि फ्रैंक और एलन ब्रदर्स तो वहां पर तीनों निकल गए थे, लेकिन जो एलन था वो अभी भी अपनी शेल के अंदर ही था। उससे रात में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब वो सो रहा था उसने जो उसकी विंडो थी उसके ऊपर जो कार्ड लगाया था, वो कार्डबोर्ड जो नकली खिड़की बनाई थी वो लगाई थी, वो सीमेंट से लगाया करते। उस दिन उसने उस पर ज्यादा सीमेंट लगा दी थी, जिसकी वजह से वो खुलता नहीं है। जब वो खुलता नहीं है तो वो बाहर कैसे जाएगा, इसके लिए वो वहां पर कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं खुलता है। अब वो तीनों भी आकर उसकी मदद करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं खुलता है। जिसके बाद वो तीनों कहते हैं कि तुम इसको खोलने की कोशिश करो, हम ऊपर जाकर देखते हैं और तब तक वहां पर बोट को तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ी देर वो वहां पर वेट भी करते हैं, 1-2 घंटा बीत जाता है। जिसके बाद वो वापस से नीचे आते हैं और वापस से आने के बाद वो उसकी दोबारा से मदद करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं खुल रहा था। जिसके बाद वो तीनों वापस से ऊपर चले जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों वहां पर समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो इन्होंने वो रेनकोट से बोट
बनाई थी वो बाहर निकालते हैं, और जो मॉरिस था वहां पर एक अजीब किस्म का इंस्ट्रूमेंट बजाया करता, वो अपने साथ वहां पर लेकर आया था। उसने उसकी सीटी निकाली ताकि आवाज बाहर ना जाए। अब उससे वो उस बोट के अंदर हवा बनना शुरू कर देते हैं और उन्होंने वो बोट तैयार कर ली थी। लेकिन जो एलन था वो अभी भी बाहर नहीं आया था, वो अंदर ही फंसा हुआ था। लेकिन उन तीनों ने उसकी काफी देर इंतजार किया, जिसके बाद वो वहां से चले गए। उन्होंने उसके लिए लाइफ जैकेट और काफी चीजें वहां पर छोड़ दी थी, अगर वो बाहर निकले तो वो वहां से निकल सके। फिर काफी मशक्कत के बाद एलन भी अपनी खिड़की को तोड़ने में कामयाब होता है और वो बाहर निकलता है और वेंटिलेशन होल से बाहर जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त वहां से जा चुके थे। अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, जिसके बाद वो वापस से अपनी शैल के अंदर आकर बैठ जाता है और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। और सुबह होने के बाद वो जेलर आता है और वहां पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि 3 कैदी यहां से भाग चुके हैं। उनके भागने के बाद ही वहां पर हेलीकॉप्टर मंगाए जाते हैं और वहां पर पूरे समुद्र को छाना जाता है, लेकिन वहां पर उन तीनों के बारे में कोई भी पता नहीं चला। तब उन्होंने एलन से पूछा कि आगे का प्लान क्या था, तुम वो भी हमें बता सकते हो। तब एलन ने बताया कि उनका प्लान था कि वो आगे जाकर एंजल आइलैंड पर जाएंगे। इसके बाद जो FBI थी वो वहां पर भी पूरे आइलैंड को छान लेती है, लेकिन वहां पर भी उनको कोई सुराग नहीं मिलता। और इससे अगले ही दिन पुलिस वालों को समुद्र के अंदर एक बैग मिलता है जो कि लाइफ जैकेट से बनाया गया था, और उस बैग के अंदर पुलिस वालों को एगलन ब्रदर्स के 88 फोटो मिलते हैं और उनके एड्रेस वगैरह पता चलता है उनको। जिसके बाद वो उनके रिश्तेदारों के घर पर भी जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको उनके बारे में कोई भी क्ल्यू नहीं मिलता। अब पुलिस ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि ये तीनों यहाँ से भाग तो गए हैं, लेकिन यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। उन तीनों की इस समुद्र के अंदर डूबने से मौत हो गई होगी। लेकिन जब क्रिसमस आया तब एंगलन ब्रदर्स के परिवार वालों के पास एक लेटर आया जिसके अंदर उनके लिए विशेष लिखी हुई थी। ऐसी विशेष उनको पहले किसी ने नहीं भेजी थी और ऐसा मानना था कि वो एंगलन ब्रदर्स ने ही उनको भेजी थी। अब ये तो पता चल गया था कि ये तीनों कैदी वहां से बच गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये तीनों बचे तो बचे कैसे। ये उस रेनकोट की बोट से तो उस समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। यहां पर फिर पुलिस वालों ने एक थ्योरी लगाई कि जो अंदर गैंगस्टर थे, जितने भी जेल के अंदर वो बड़े बड़े कैदी थे, उनसे इन्होंने दोस्ती की और उनके कॉन्टैक्ट से इन्होंने पहले ही वहां पर किसी को बुला के रखा हुआ था कि वो आएगा और इनको अपने साथ उस बोट के अंदर बैठाएगा और वहां से लेकर चला जाएगा। क्योंकि अगर एलन की वहां पर खिड़की नहीं खुल रही थी तो ये अगले दिन भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने वही टाइम क्यों चुना और उसी दिन ये क्यों गए। इसका मतलब कि वहां पर इनका कोई पहले से ही वेट कर रहा था। जिसके बाद इन्होंने 2-3 घंटे तो एलन का वहां पर वेट किया और फिर ये वहां से निकल गए। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1973 का टाइम आ जाता है और फिर पुलिस वालों के पास एक खबर आती है कि जो एंगलन ब्रदर्स वहां से भागे थे जेल से, उनकी मां का निधन हो गया है। मतलब कि वो दोनों भाई अब उसके अंतिम संस्कार में तो आएंगे ही, इसलिए 2 पुलिस वाले वहां पर जाकर वो चुपके से खड़े हो जाते हैं। फिर भी पुलिस वालों को वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर 2 महिलाएं आती हैं जो कि बहुत लंबी लंबी महिलाएं थी और उन्होंने अपने फेस पर काफी ज्यादा मेकअप भी लगाया हुआ था। वो थोड़ी देर एंगलन ब्रदर्स की मां के पास जाती है और वहां पर थोड़ी देर रोती है और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती हैं। और पुलिस वालों को यह समझ नहीं आया कि ये दोनों औरतें कौन थी और ये कहां चली गई। और फिर कुछ ऐसा ही दोबारा से हुआ जब एंगलन ब्रदर्स के पिताजी की मौत हो गई। उस टाइम पर भी 2 आदमी आए थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वो भी वहां पर आकर उसके पिताजी के पास आकर थोड़ी देर रोए और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले वो वहां से निकल चुके थे। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और फिर पुलिस वालों के पास 2013 में एक लेटर आता है जो कि जॉन एंगलन ने लिखा था। और उस लेटर में लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस की 2008 के अंदर डेथ हो गई थी और इसके बाद 2011 के अंदर उसके भाई की भी यानी कि क्लेरेंस की भी मौत हो गई थी। और बाद में जॉन ने यह लिखा था कि अब मैं भी मर ही जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर है। अगर आप मेरी कैंसर का इलाज करवाते हैं, मुझे जेल में नहीं भेजते, मुझे हॉस्पिटल में भेज देते हैं, तो मैं आपको सरेंडर कर दूंगा। लेकिन पुलिस वाले इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देते और इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और जब ये केस सारा का सारा बाहर आया तब USA के सारे लोग हैरान थे कि इस जेल को भी किसी ने तोड़ दिया। वो उन 3 लोगों ने इस जेल को तोड़कर दिखा दिया और ना ही वो कभी पकड़े गए और ना ही हमें इस चीज के बारे में कभी पता लगेगा कि वो कहां पर चले गए। और आज तक तो वो सभी के सभी लोग मर भी गए होंगे। तो ये कहानी थी उन 3 दोस्तों की जिन्होंने एक जेल को तोड़ दिया जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जेल मानी जाया करती। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।